हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोगों के एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और जैसा आप जानते हैं कि एनटीयूजीसी नेट की प्रिपरेशन हम यहाँ पर करते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज आ रही हैं बच्चों की। शायद वो बच्चे जो बिल्कुल अभी नए हैं, उन लोगों के लिए हम ये वीडियो स्पेशली लेकर आए हैं। तो गाइज, ये उन सभी बच्चों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने जस्ट अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट की हुई है। दे डोंट नो अबाउट कि व्हाट इज द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, क्या होता है, ये किसे देना है, कब देना है, क्यों देना है, वो कुछ भी नहीं जानते। उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। साथ ही साथ उन बच्चों के लिए जो बच्चे ऑलरेडी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कुछ पॉइंट्स पर वो अटक रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें सारे, जिन्हें हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके क्वेरीज हैं उन सबको हम यहाँ पर लेकर आए हैं, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले जैसे आप जानते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। तो आखिर ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले हमको जानना जरूरी है। तो एक चीज आप समझिएगा, कुछ चीजें जो हैं जो आपको पता होना चाहिए कि एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन किस लिए होता है। तो बेसिकली ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम ज्यादातर जो किया जाता है वो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए किया जाता है। मतलब टीचिंग लाइन से जुड़े हुए बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसे कहा जाता है आपका एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। साथ ही साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ पीएचडी करना चाहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि रिसर्च फेलोशिप करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेट एग्जाम क्या होता है, कब कंडक्ट होता है, नेट एग्जाम में और जेआरएफ में डिफरेंस क्या होते हैं, और एनटीए आखिर क्या है ना, ये एनटीए आखिर क्या है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। साथ ही साथ कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं मुझसे कि लाइक अपना अपना क्वेरीज के थ्रू पूछते हैं कि क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है नेट का एग्जाम देने के लिए। तो उन सभी क्वेरीज को यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन, ठीक है, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ दे गो फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन, वो सारे के सारे बच्चे यहाँ पर इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब बात ये आती है कि पीजी के एग्जाम यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको देना है या पहले देना है। तो यहाँ पर ये बात आप समझ लीजिए कि अगर आप पीएचडी जो पीजी है ये अगर आपकी रनिंग है तब भी आप एग्जाम दे सकते हो, और या फिर आपकी कंप्लीट हो गई है तब भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। अगर आपकी रनिंग होती है पीएचडी, आपकी रनिंग है पीजी यानी कि आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन रनिंग है, तो उस केस में आप क्या होगा कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के साथ में या फर्स्ट ईयर के साथ में अगर आपने एग्जाम दिया हुआ है, या फिर आपने थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में जब भी आपने एग्जाम दिया हुआ है, इट्स ओके विद दैट, आप कभी भी एग्जाम दे सकते हो। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक रूल है कि 2 साल के अंदर अंदर आपका जो पीजी है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आपका नेट सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड माना जाएगा, और वो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स के साथ में, जो कि कहा गया है आपका 55% आपका मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स होते हैं। और जो हमारे रिजर्व कैटेगरी होती है उनके लिए आपका 50% जो होते हैं वो आपके मार्क्स होते हैं। जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए, और अनरिजर्व के लिए आपका 55%। तो ये 55 आपका 55 प्लस ही जाना चाहिए, 54.9 भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर ये आपका क्राइटेरिया आ जाता है तो फिर आप जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं, आपका सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाता है अगर आप नेट क्लियर कर जाते हैं उसके बाद। इन केस ऑफ रनिंग, ये हम कब की बात कर रहे हैं, अगर आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन रनिंग कर रहे हैं उस समय की हम बात कर रहे हैं। अगर आप अपना कंप्लीट कर चुके हैं पीजी, तो पीजी अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो अगेन द सेम क्राइटेरिया, अगर आपका परसेंटेज है ना अनरिजर्व कैटेगरी या फिर आपकी रिजर्व कैटेगरी के लिए अगर आपका परसेंटेज ये है, तो आप यहाँ पर नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि किस सब्जेक्ट में आप नेट दे सकते हैं, है ना, विच सब्जेक्ट यू हैव चूज। जिस सब्जेक्ट में आपने अपना पीजी किया हुआ है उस सब्जेक्ट को ही आप चूज करेंगे। किसके लिए? आप उस सब्जेक्ट को ही चूज करेंगे यूजीसी नेट के लिए। ठीक है, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।
सेम सब्जेक्ट ही होना चाहिए, ठीक है, दोनों का सब्जेक्ट जो है वो सेम होना चाहिए, तभी आपकी एलिजिबिलिटी है भैया। और ये स्वाभाविक भी है कि जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, दैट मीन्स उसी में आप और ज़्यादा सुपर मास्टर बनना चाहते हैं, तभी तो आप पीएचडी करना चाहते हो, उसी को ही आप पढ़ाना चाहते हो, तो इसीलिए आप एनटीयूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, उस एग्जाम को देना चाहते हो, तभी आप उन बच्चों को पढ़ा पाओगे। आपने साइंस पढ़ा है और उसके बाद आप कॉमर्स का से एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हो, कहीं से कोई लिंक बैठ रहा है? नहीं बैठता है। तो इसलिए हमेशा इस फील्ड में एक लिंक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और वही यहाँ पर आपको बताई गई है, ठीक है। और एक चीज़ हो जाती है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आपने ये जो नेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे हमसे पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है कि कौन कौन दे सकता है ना। अब सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं, एलिजिबिलिटी और इसकी वैलिडिटी। एलिजिबिलिटी आपको क्लियर हो गया कि जिस अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है ना, तो आप यहाँ पर इस एग्जाम को दे सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो ग्रेजुएशन में भी, हाँ एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना, आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप देखते हो कि आप पीजी के साथ में अगर अपना करना चाहते हो, ठीक है, और तो क्या होता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया हुआ है और अगर आप पीजी भी कॉमर्स से ही कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही अपना जो है पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर में ही आप अपना एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन जो है वो आपने बीएससी किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने अगर बीएससी किया हुआ है और आप मैनेजमेंट से देना चाहते हैं अपना यूजीसी नेट का पेपर, ठीक है, तो इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कंप्लीट योर पीजी इन मैनेजमेंट। आपको एमबीए करना पड़ेगा यहाँ पर, उसके बाद कंप्लीट होने के बाद ही आप यहाँ पर यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हो। इसके पीछे का कारण ये है कि बैकग्राउंड आपका सेम होना चाहिए जब भी आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं, ठीक है। आई रिपीट इट अगेन, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है सेम सब्जेक्ट में, तो सेम आप उसी सब्जेक्ट से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप अपना एग्जाम दे सकते हो यूजीसी नेट का। लेकिन ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट कुछ और था और पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कुछ और है, तो जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है वो कंप्लीट होने के बाद ही आप यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे। क्लियर? अब बात करते हैं वैलिडिटी की। तो नेट की अगर वैलिडिटी की बात करें तो ये आपकी होती है लाइफ टाइम वैलिडिटी, ठीक है, ये हमारा लाइफ टाइम वैलिड होता है। लेकिन जेआरएफ जो होता है इसकी एक वैलिडिटी होती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिसे कहा जाता है, 2 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। और ये जो 2 साल की आपकी वैलिडिटी होती है इसमें आपको अपना पीएचडी के लिए इनरोल कराना पड़ता है। जब से आपका पीएचडी के लिए इनरोल हो जाएगा आपको स्टाइफंड मिलना शुरू हो जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है। अब आ जाते हैं कि कौन कंडक्ट कराता है, हु कंडक्ट दिस, ठीक है। तो कौन कंडक्ट कराता है, तो ये कंडक्ट कराता है एनटीए। एनटीए कौन है? एनटीए है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। कौन कंडक्ट कराता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि आपका जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं उनके लिए अलग से एक बनाया गया है संस्था, वही यहाँ पर अप्लाई कराती है। चाहे आपका नीट का एग्जाम हो तो वो सब भी आपकी यही एजेंसी कराती है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। बट पहले के समय पर जून 2018 से पहले ये जो है ये सीबीएसई कंडक्ट कराता था, ठीक है। जून 2018 से पहले सीबीएसई इस एग्जाम को कंडक्ट कराता था, बट आफ्टर दैट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास ये एग्जाम पहुंच गया और वहां पर ये एग्जाम कंडक्ट होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब बात एक और आती है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि एक तो सीबीएसई कौन होता है, एनटीए क्या होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और एक होता है यूजीसी क्या होता है। तो यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है ये क्या है? ये एक ऐसी संस्था है जो कि मान्यता प्रदान करती है जितने भी हमारे कॉलेजेस होते हैं उन सबको, इंस्टीट्यूशंस को। तो इसलिए ये सब के सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और आपको ये एक तरह से ये सुपरवाइज करती है सारे एग्जाम्स को। तो इसलिए जो सुपरवाइज कर रहा है, जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है और जो एग्जाम आप दे रहे हो, नेट है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो इन सब के आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए
और ये 3 एजेंसीज हैं जो कि यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, या हम कह सकते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं जो कि हमारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराने में मदद कराती हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी ना। अभी हम बात करते हैं कि एग्जाम जो है वो क्या है। तो ये जो एग्जाम है आपको पता चल ही चुका है, नेट का एग्जाम है। हु कंडक्ट दिस एग्जाम, तो ये देखो कंडक्ट कौन करा रहा है, एनटीए कंडक्ट करा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब बात करते हैं कि एग्जाम का जो लेवल है वो क्या है। तो एग्जाम का जो लेवल है ना गाइस, ये आपका नेशनल लेवल का एग्जाम है। ठीक है ना, नेशनल लेवल का एग्जाम है आपका। और अगर मैं बात करूं फ्रिक्वेंसी की कि कब कब ये एग्जाम होता है, तो ये साल में 2 बार एग्जाम होता है, जून में और साथ ही साथ दिसंबर में। ठीक है, तो अभी जो आप तैयारी शुरू करोगे वो दिसंबर 2023 के लिए आप अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इसका पर्पस क्या है। तो इस एग्जाम का जो बेसिक पर्पस है, दैट इज कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए इन्वॉल्व होना है ना, आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए इन्वॉल्व होना है। और साथ ही साथ या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के साथ में आप अपना जेआरएफ करना चाहते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप इसको एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको पता ही है लाइफ टाइम की वैलिडिटी है। और यस, अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो नेट के लिए देयर इज नो एज लिमिट। ठीक है, नो एज लिमिट, बट फॉर द जेआरएफ यू हैव द एज लिमिट। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जब भी आपका नया एग्जाम निकलता है, तो फॉर्म निकलते हैं, तो उस टाइम पर आपका एज लिमिट जो है वो मेंशन रहता है। बेसिकली 30 इयर्स का रहता है, बट जो अनरिजर्व कैटेगरीज होती हैं, है ना, SC ST, इवन फीमेल्स को भी 5 ईयर का आपको यहाँ पर कंसेशंस मिलता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक रहता है एज लिमिट। तो अगर इस एज लिमिट के अंदर आप आते हैं तो नेट जेआरएफ को आप यहाँ पर दे सकते हैं। पेपर कितने होते हैं, हाँ, और इसके बाद पेपर कितने होते हैं, एग्जाम्स के आवर्स कितना होता है, एग्जाम का मोड क्या होता है। तो ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम का जो मोड है दैट इज ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा ये। इसके जो आवर्स की हम बात करें कि कितने घंटे का एग्जाम होता है, एग्जाम की ड्यूरेशन क्या है बेसिकली, तो एग्जाम की जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स की आपकी रहती है, जिसमें आपको 2 पेपर देने होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज कॉमन फॉर ऑल एंड पेपर 2 आपका जो होता है वो स्पेशलाइज्ड पेपर होता है, जो आपका स्पेसिफिकेशन सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ये आपका पेपर होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको, कोई डाउट इसमें? ओके, नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अब हम ना एक बेसिक डिफरेंस जानने वाले हैं नेट और जेआरएफ के बीच में। जैसा मैंने कहा कि जब आप एग्जाम देते हैं तो क्या अलग अलग एग्जाम होते हैं या नहीं होते हैं, इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस इसके लिए आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम सेम होता है, नेट और जेआरएफ का एग्जाम आपका सेम होता है, बट परसेंटेज के बेसिस पर आपका जो है वो नेट और जेआरएफ का डिक्लेरेशन होता है कि क्या आप नेट क्लियर किए हैं या जेआरएफ क्लियर किए हैं, परसेंटाइल के बेस पर डिपेंड करता है। इसका जो कट ऑफ जाता है वो वो जो होता है वो हाई होता है एज कंपेयर टू नेट। बट द थिंग इज दैट आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म में आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक होता है आपका नेट और एक होता है आपका नेट प्लस जेआरएफ। ठीक है, तो इन दैट केस अगर आपका क्राइटेरिया कंप्लीट है नेट के लिए तो आप नेट क्लियर कर जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नेट का क्राइटेरिया था 54% और जेआरएफ का क्राइटेरिया था आपका 62%, ओके, आपने फॉर्म में जो है वो टिक किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ नेट, है ना, फॉर्म में आपने जो है वो टिक किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ नेट ये। तो इन दैट केस अगर आप 62% लेकर भी आ गए तब भी आप नेट क्लियर ही माने जाएंगे, जेआरएफ क्लियर नहीं माने जाएंगे। इसलिए आप लोगों से बार बार कहा जाता है कि नेट और जेआरएफ जो 2 ऑप्शंस आते हैं उसमें हमेशा जेआरएफ को टिक करिए। ठीक है, जेआरएफ को टिक करने का फायदा ये हो जाता है कि अगर आपके 54% भी आए हैं तब भी जेआरएफ ना सही लेकिन आपका नेट तो क्लियर माना ही जाएगा। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि नेट जेआरएफ को ही टिक कीजिए, अकेला नेट को मत कीजिए अगर आप एज लिमिट के अंदर आते हैं तो। लाइक अगर आप 30 प्लस नहीं है
तो इन दैट केस आप नेट जीआरएफ को टिक करिए, नेट को मत कीजिए। अदरवाइज कई बार हमारा नुकसान हो जाता है इसमें, जीआरएफ होते हुए भी हमको जीआरएफ का सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा बिकॉज हमने वहां पर टिक नहीं किया है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपका हो चुका है। बाकी कौन कौन यहाँ पर किस किस एग्जाम के लिए बैठ सकता है उसको और देख लेते हैं। तो गाइस ध्यान से देखिएगा, हु विल सिट फॉर द एग्जाम, कौन कौन बैठ सकता है। तो देखो बहुत अलग अलग स्ट्रीम्स के बच्चे होते हैं। जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं वो साइंस स्ट्रीम के होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो कॉमर्स स्ट्रीम के होते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट्स के होते हैं, ठीक है। वो ह्यूमैनिटीज को बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर आपने बीए बीकॉम किया हुआ है, तो बीए किया हुआ है तो आप यहाँ पर ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में आ जाएंगे। वहीं अगर आपने बीबीए बीकॉम किया हुआ है, ठीक है, तो आप कॉमर्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करेंगे। और अगर आपने साइंस स्ट्रीम से किया हुआ है ना, यानी कि आपने अगर बीएससी किया हुआ है, तो आप जो है वो मैथमेटिक्स से आपने बीएससी किया है या बायो से आपने बीएससी किया है, तो यू आर बिलोंग्स टू दी साइंस स्ट्रीम। तो साइंस के लिए जो एग्जाम कंडक्ट होता है वो सीएसआईआर नेट आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है। ये एक अलग से एग्जाम कंडक्ट होता है। और जो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए जो होता है वो सेम एग्जाम होता है, वो होता है आपका एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम, ठीक है। और इसमें अराउंड 81 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपका बेसिक है जो आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। और बस इतना आपको ध्यान रखना है कि आपका पीजी जो है वो कंपलसरी होता है, इसलिए पोस्ट ग्रेजुएशन ज़रूर आपका होना चाहिए। इसके लिए क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, सेम फील्ड से अगर हैं तो पीजी के स्टार्टिंग में ही आप अपना एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। आई होप कि सारी क्वेरीज आप लोगों की क्लियर हो चुकी होंगी रिगार्डिंग दी एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, ठीक है। अराउंड एवरी ईयर्स अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर अप्लाई करते हैं इस एग्ज़ाम्स के लिए, और काफ़ी बच्चे निकलते भी हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा लाइक किस तरह का आता है, कैसा आता है, उसके लिए हम एक अलग से वीडियोस कंडक्ट करेंगे। अभी ये जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि आपका जो जो पॉइंट्स हमने कवर किए हैं कि यूजीसी नेट एग्जाम क्या होता है, कौन इसे कंडक्ट कराता है, नेट जीआरएफ में क्या डिफरेंस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम्स की जो बॉडीज हैं वो कौन कौन सी हैं, और नेट क्या है, और कौन लाइक किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत जल्द एक नया बैच शुरू करने वाले हैं एनटीयूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए। तो बी रेडी फॉर इट गाइस, जिससे कि हम अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें। थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट। ऑल द बेस्ट।